बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, आज हम यूनिट नंबर 1 मेजरमेंट्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है जी। अब बेटा, सबसे पहले अगर बात करें कि डायमेंशंस क्या है, तो अगर हम इस रूम की बात करें तो इस रूम की अगर लेंथ की बात करें, इसके विड्थ की बात करें, इसके हाइट की बात करें, तो ये इस रूम के फिजिकल नेचर को एक्सप्लेन कर रही है और यही बेसिकली क्या है, इस रूम की डायमेंशंस हैं। ठीक है जी। तो डायमेंशंस क्या है, वो बेसिक पैरामीटर्स हैं जिससे आप किसी भी चीज की क्वालिटी के बारे में बता सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। जिस तरह हम 2 डायमेंशनल की बात करते हैं तो वो हम दो मतलब प्लेन के अंदर x और y के अंदर उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। जब हम 3 डायमेंशनल की बात करते हैं तो उसके अंदर एक थर्ड डायमेंशंस भी इन्वॉल्व होती है जिसको हम z एक्सिस का नाम देते हैं। तो यहां से हमें एक बात पता चली कि डायमेंशन जो हमारे पास है ये किसको डिस्क्राइब करती है, ये बेटा किसी भी बेसिक क्वांटिटी जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है उनकी फिजिकल नेचर को डिफाइन कर रही होती है। लेकिन अब अगर हम बात करें तो फिजिकल क्वांटिटीज की जो फाउंडेशन थी या उनकी जो बेसिक्स थी वो क्या थी, वो हमारे पास थी बेस क्वांटिटीज। तो इसका मतलब है कि जब डायमेंशंस की बात करेंगे तो भी इनकी बेस क्या होगी, हमारे पास फाउंडेशन क्या होंगी, वो सारी की सारी भी बेस क्वांटिटीज होंगी। तो ऐसा ही है। लेकिन अब इसका मेथड क्या है, द मेथड ऑफ राइटिंग, ये एक अलग से राइटिंग मेथड है। किस चीज को, फिजिकल क्वांटिटीज को हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज ही हम लिखेंगे, हम इनको इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज लिखेंगे। लेकिन हम इनको किस तरह लिखते हैं बेटा, इनको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख लेते हैं। ठीक है जी। और इसको एक स्पेसिफिक सिंबल दे देते हैं और इनको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या बन जाएंगी, डायमेंशंस बन जाएंगी। और ये हमें क्या देंगी बेटा, ये हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी हमें प्रोवाइड करती है। तो जरा देखते हैं कि जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज हैं इनको हम डायमेंशंस की फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए जी, सबसे पहले हमारे पास लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, और इसकी डायमेंशन क्या है, देखें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल L जो है ये इसकी डायमेंशन आ जाएगी। अगर हम मास की बात करें तो मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम, और इसका जो डायमेंशन आएगी तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर m हमारे पास आ जाएगी। अगर इस तरह हम टाइम की बात करें तो टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, और इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी हमारे पास, t इन द स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि हमने जो डायमेंशन लिखनी है वो लिखनी है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो यहां पर ये t आ जाएगा। टेंपरेचर की बात करें तो इसका यूनिट है केल्विन। अब इसकी जो डायमेंशन है वो हमारे पास केल्विन भी हो सकती है और इसके अलावा थीटा भी हो सकता है हमारे पास। ठीक है जी। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो कैंडेला इसका यूनिट है। ठीक है जी। लेकिन ये इसको लिखते हैं जब डायमेंशन में तो कैपिटल J इसकी डायमेंशन आ जाती है। जब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो एम्पेयर इसका यूनिट है, एम्पेयर इसका यूनिट है, और इसको हम I से या A से विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट ये इसकी डायमेंशन बन जाएंगी। इसी तरह जब हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं तो इसका यूनिट तो मोल है, लेकिन जब इसको डायमेंशन की फॉर्म में लिखेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर n जो है ये हमारे पास क्या है, ये इसकी डायमेंशंस है। तो आपने देखा कि जो सारी बेस क्वांटिटीज हैं इनको हम डायमेंशंस की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये डायमेंशंस क्या हैं, ये बाकी जितनी भी क्वांटिटीज होंगी उनकी फाउंडेशन है, उनकी बेस है, यहां से हम बाकी चीजों को जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। अब बेटा यहां पर हम देखते हैं कि भाई बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो हम बात करते हैं कि डायमेंशंस की बात की हमने, तो इसके वाले से कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं। अगर हम क्वांटिटीज के बारे में बात करें तो कुछ क्वांटिटीज होती हैं हमारे पास वेरिएबल्स और कुछ होती हैं कांस्टेंट्स। वेरिएबल्स का मतलब क्या है, वेरिएबल्स का मतलब है जो टाइम टू टाइम क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। ठीक है जी। और कांस्टेंट का मतलब क्या है कि जो बिल्कुल कांस्टेंट रहे, मतलब उसके अंदर कोई चेंज ना आ रहा हो। तो अब ये जो वेरिएबल्स हैं इसमें देखिए, जिस तरह हमारे पास मास किसी बॉडी का चेंज भी होता रहता है। ठीक है जी। डिफरेंट बॉडीज का डिफरेंट मास है। अगर आप लेंथ की बात करें, डिफरेंट बॉडीज की डिफरेंट लेंथ है, तो ये क्या है, ये वेरिएबल है। लेकिन कांस्टेंट की अगर बात करें तो हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज ये सारी क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यूज है हमारे पास। ठीक है जी। अब इन वेरिएबल्स में भी डायमेंशनल कुछ वेरिएबल्स होते हैं और कुछ हमारे पास कौन से होते हैं, वो डायमेंशनल लेस होते हैं। अगर हम डायमेंशनल वेरिएबल्स की बात करें तो बेटा मास हर क्वांटिटी का सेम तो नहीं होता। ठीक है जी। और मास क्या चीज है, मास हमारे पास वेरिएबल है और डायमेंशनल भी है। अभी हमने यहां देखा कि मास की डायमेंशन है। इस तरह अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ क्या है, लेंथ की भी डायमेंशन है और ये भी वेरिएबल्स में आता है। ये सारी वैल्यूज क्या हो रही हैं, वेरिएबल्स हैं हमारे पास। ठीक है जी। इस तरह अगर हम वेलोसिटी की बात करें
तो वेलोसिटी भी तो चेंज होती रहती है, डिफरेंट बॉडीज की डिफरेंट वेलोसिटीज है, लेकिन इसकी भी डायमेंशन है और ये भी वेरिएबल है। अब आते हैं डायमेंशनल लेस की तरफ। बेटा ऐसी क्वांटिटीज के जो हो तो वेरिएबल्स वो चेंज हो सकती हैं लेकिन उनकी डायमेंशन नहीं होगी। अब इसमें हम बात करते तो एंगल्स, जिस तरह हमारे पास रेडियन और स्टेरेडियन की बात हमने की थी, तो रेडियन और स्टेरेडियन दोनों क्या है, एंगल्स हैं। अब वो वेरिएबल तो हैं लेकिन इनकी डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। इस तरह अगर हम रेशो की बात करें, जिस तरह हम स्ट्रेन की बात करते हैं, तो स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन रेशो है, तो स्ट्रेन की भी कोई डायमेंशन नहीं है। हालांकि स्ट्रेन भी वेरिएबल है लेकिन इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। तो ऐसी तमाम क्वांटिटीज के जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स का मतलब क्या, चेंज हो रही है और वो डायमेंशनल लेस हैं, उनकी डायमेंशन भी नहीं है, तो वो ये है। अब बात करते हैं कांस्टेंट की। तो कांस्टेंट क्या है कि जो चेंज नहीं हो रही होती, ठीक है। अब इसमें देखिए बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। पहले बात करते हैं डायमेंशनल की, कि डायमेंशनल क्या है। अब उनकी डायमेंशन है लेकिन उनकी न्यूमेरिक वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अब उसमें क्या आते हैं, उसमें देखिए आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ जाता है, उसमें आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट आ जाता है, उसमें आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाता है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज क्या हैं, ये आपके पास इनकी डायमेंशन है, मौजूद हैं, लेकिन ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं। अगर आप जी की वैल्यू बात करें तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो कांस्टेंट वैल्यू है, प्लैंक्स कांस्टेंट इसकी कांस्टेंट वैल्यू है, स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट होता है, ठीक है जी। तो ये क्या है, ये सारी की सारी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज हैं लेकिन ये क्या है, डायमेंशनल हैं, इनकी डायमेंशंस होती हैं। फिर इसी तरह कुछ कांस्टेंट ऐसी है जो कि डायमेंशनल लेस है। जिस तरह अगर आप बात करें पाए की, तो क्या पाए कोई यूनिट होता है, नहीं होता, ये जस्ट 3.14 इसकी वैल्यू है। तो ये क्या है, ये कांस्टेंट भी है और डायमेंशनल लेस भी है। या कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, अगर हम किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू की बात करें तो बेटा न्यूमेरिक वैल्यू में जिस तरह 1 2 3 4 कोई भी वैल्यूज हैं, तो ये सारी क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं लेकिन ये सारी की सारी क्या है, ये डायमेंशनल लेस है। तो यहां से हमने चीजें क्या सीखी कि भाई कुछ चीजें वेरिएबल्स हैं, उसमें डायमेंशनल कौन सी हैं, वो मैस, लेंथ, वेलोसिटी। डायमेंशनल लेस कौन सी है, एंगल्स हैं और स्ट्रेन है। लेकिन जब हम कांस्टेंट की तरफ आते हैं, ऐसी क्वांटिटीज के जिनका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, अब उनका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन अब उसमें डायमेंशनल कौन सी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, मजीद भी इस तरह की काफी एग्जांपल्स हैं। और डायमेंशनल लेस कौन सी, बेटा पाई और न्यूमेरिक वैल्यू, ये क्या है, ये हमारे पास डायमेंशनल लेस है। अच्छा जी, अब हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की जरा डायमेंशंस देखते हैं। जिस तरह यहां पर तुमने बेस क्वांटिटीज की बात की, लेकिन अगर हम इन क्वांटिटीज की जरा बात करें, जिस तरह लेट्स सपोज देखें बेटा, हम एरिया की बात कर लेते हैं। तो एरिया की जब बात करेंगे तो एरिया का यूनिट क्या होगा हमारे पास, एरिया का यूनिट हमारे पास है मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेंथ इनटू विड्थ एरिया होता है, तो मीटर स्क्वायर इसका यूनिट आ जाएगा। अब अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो ये मीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर हम इसकी डायमेंशन लिखेंगे लेंथ, ठीक है जी, लेकिन उसके ऊपर चूंकि स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये क्या है, ये हमारे पास एरिया की डायमेंशन इस तरह से आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं वॉल्यूम की, तो बेटा वॉल्यूम का यूनिट आप सबको पता है कि वो मीटर क्यूब हो जाएगा। तो फिर इसकी डायमेंशन क्या बनेगी, वही बात है कि यहां पर मीटर है तो ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पर लेंथ और इसके ऊपर अब क्या आ जाएगा, अब नेक्स्ट इसके ऊपर क्यूब आ जाएगा। अब इसी तरह अगर हम डेंसिटी की बात करें तो बेटा डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, वो अगर आप देखें तो रो किसके बराबर है, मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के बराबर है, ठीक है जी। अब बेटा यहां पर मैस की बात कर लेते हैं। तो मैस जो है हमारे पास, इसका यूनिट डायमेंशन क्या है, एम, ठीक है जी। मैस के लिए डायमेंशन क्या इस्तेमाल होगी, एम डिवाइडेड बाय, अब वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के लिए भी हमने बात की कि वो हमारे पास इसके बराबर है, एल और क्यूब के बराबर है। तो अगर इसको मजीद सॉल्व करें, इसको ऊपर लेके जाएं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एम एल, लेकिन इसकी पावर ऊपर जाकर -3 हो जाएगी। तो ये हमारे पास किसकी डायमेंशन बन जाएगी, ये डेंसिटी की डायमेंशन हमारे पास जो है वो बन जाती है। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वेलोसिटी की, कि वेलोसिटी की डायमेंशन हमारे पास क्या बनेगी, तो वेलोसिटी के अगर हम यूनिट की बात करें तो बेटा इसका यूनिट क्या होगा हमारे पास, मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। फॉर्मूला आप सबको पता है, इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। तो आए जब इसकी डायमेंशन अगर देखें तो आप देखें कि मीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एल, ठीक है जी। और अब ये एस क्या चीज है, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टी और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, -1,
तो ये हमारे पास किस चीज की डायमेंशन आई, ये वेलोसिटी की डायमेंशन आई। अब इसी तरह अगर हम बात करें फोर्स की, कि भाई फोर्स की डायमेंशन क्या होगी हमारे पास, तो पहले देखते हैं कि फोर्स का यूनिट क्या है। तो हमारे पास न्यूटन है, और न्यूटन किसके बराबर होता है, ये होता है बेटा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। तो अब जरा अगर हम इसकी डायमेंशन लिखें तो आप जरा गौर करें कि यहां पर क्या आ जाएगा, किलोग्राम चूंकि मास का यूनिट है तो यहां पर m आ जाएगा, ठीक है जी। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये मीटर है, तो मीटर किसकी है जी, लेंथ। और यहां पर क्या है, यहां पर हमारे पास है सेकंड, तो ये टाइम की डायमेंशन है, और इसके ऊपर -2, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू बन जाएगी, ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू जो है वो बन जाती है। ठीक हो गया। अब इसी तरह अगर हम वर्क की बात कर लें तो बेटा वर्क के अंदर क्या आएगा, वर्क के अंदर अगर आप इसके फार्मूले पर गौर करें तो वो किसके बराबर है, F इंटू डी के बराबर, F इंटू डी के बराबर। अब F की डायमेंशन तो हम फाइंड कर चुके हैं, ठीक है जी, F की डायमेंशन हम फाइंड कर चुके हैं। वो क्या है हमारे पास, वो है MLT-2, और साथ में डिस्टेंस आ रहा है, तो डिस्टेंस का क्या होगा, मीटर, लेंथ इसकी डायमेंशन आएगी। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये डायमेंशन हमारे पास क्या बन जाएगी, आप जरा गौर करें कि m, लेकिन अब L 1 और 1, तो ये L का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा T⁻⁻²। तो ये हमारे पास क्या बन गई, ये वर्क की डायमेंशन बन गई। तो इस तरह आप देखें कि डिफरेंट फिजिकल हमारे पास क्वांटिटीज हैं, लेकिन इनमें जो हम डायमेंशन देख रहे हैं, डायमेंशन की निकाल रहे हैं, तो ये सारी की सारी जो हैं इन बेसिक क्वांटिटीज पर क्या कर रही हैं, डिपेंड कर रही हैं। तो आप देखें यहां पर इन सब में लेंथ, मास और टाइम, ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि आपको नजर आ रही हैं, और ये सारी की सारी इसमें इन्वॉल्व। अब ये जो डायमेंशन एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं, इसके कुछ सिग्निफिकेंस हैं, कुछ फवायद हैं, यूजेस हैं। वो क्या है, सबसे पहले अगर आप देखें तो यूज टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी की जिसकी डायमेंशन के बारे में हमें नहीं पता, हम उसकी डायमेंशन बड़ी आसानी के साथ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देखें जिस तरह यहां पर एक फार्मूला मैं लिख रहा हूं, ठीक है जी। अब यहां पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारे पास आएगा। अब ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसका फार्मूला तो आपको पता है ये, ठीक है जी, लेकिन अब इस g की डायमेंशंस क्या है, तो इस डायमेंशन को जरा आए फाइंड आउट करते हैं। तो बड़ा यहां से जो g है इसका फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, तो इस g के फार्मूले पर जरा गौर करें तो ये d² वहां चला जाएगा, तो f इंटू d² डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब हम इनकी डायमेंशंस को पुट कर लेते हैं, तो आप देखें फोर्स की डायमेंशन क्या है वो हम यहां पर फाइंड कर चुके हैं, MLT-2, ये हमारे पास किसी डायमेंशन आ गई, फोर्स की डायमेंशन आ गई। साथ में हमारे पास d है जो कि लेंथ है, ठीक है जी, तो L लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर भी है, डिवाइडेड बाय, अब यहां पर दो मैसेज हैं, तो यहां पर भी हम m लिख लेंगे और यहां पर भी m लिख लेंगे, ये दो मैसेज हैं हमारे पास, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि इन तमाम की अलग अलग की पावर्स क्या बन रही हैं, तो हम लिखते हैं पहले m। अब m की पावर यहां देखें तो यहां कितनी बन रही है, +1, लेकिन ये भी 1 और ये भी 1, जब ये ऊपर जाएंगी तो यहां पर क्या आ जाएगा, +1 -2। अब इस तरह अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ की यहां से क्या आ जाएगी, +1, और यहां से कितनी आ जाएगी, +2, ठीक है जी। अब इस तरह अगर हम टाइम की बात करें तो उसकी डायमेंशन -2 हमारे पास आ जाएगी। अब इस तमाम को अगर हम सॉल्व करें तो फिर देखें हमारे पास क्या बनेगा, m। अब इसको देखें यहां पर +1 -2 -1, L की वैल्यू क्या बन जाएगी, 3, और टाइम की वैल्यू क्या बन जाएगी, पावर -2। तो ये हमारे पास डायमेंशन किस चीज के लिए आ गई है, ये बेटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए जो है हमारे पास डायमेंशंस आ गई हैं, ठीक है। इसी तरह एक और फार्मूले को जरा देख लेते हैं, वो फार्मूला हमारे पास क्या है जी, स्टोक्स लॉ की हम बात करते हैं, F = 6 पाई। अब यहां पर एक टर्म यूज होती है जिसको हम विस्कोसिटी कहते हैं, और ये ईटा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बेटा। अब ये ईटा जो है R और यहां पर V आ जाएगा, ठीक है। अब ये फार्मूला है, अब इसमें जो ईटा है इसकी डायमेंशन का हमें नहीं पता, तो आइए जी इस ईटा की डायमेंशन को फाइंड करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ईटा के लिए फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा। तो ईटा के लिए जो फार्मूला बनेगा जरा आप इस पे गौर करें कि F तो इधर यहां मौजूद है, बाकी तमाम वैल्यूज को हमने डिवाइड करना होगा, तो यहां आ जाएगा 6 पाई
और r इंटू वी, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब इसमें अगर डायमेंशंस पुट करते हैं तो आप देखें कि f फोर्स की डायमेंशन तो हम यहां पढ़ चुके हैं, वो किसके बराबर है, m l t माइनस 2, ठीक है जी, डिवाइड बाय 6 पाई। जब 6 पाई की बात करते हैं तो यहां पर हमने बात की थी कि ये कांस्टेंट है और डायमेंशनल लेस है। 6 भी एक न्यूमेरिक वैल्यू है जबकि पाई भी, तो इनकी डायमेंशन नहीं होती, दे आर डायमेंशनल लेस, ठीक है। तो यहां पर हमें पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहां पर r की डायमेंशन पुट करेंगे तो r चूंकि रेडियस को शो कर रहा है और रेडियस लेंथ में होता है तो ये इसकी लेंथ आ जाएगी। उसके बाद v हमारे पास चूंकि वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की भी बात हम यहां पे कर चुके हैं, वो है lt माइनस 1, तो यहां पर क्या आ जाएगा, lt माइनस 1, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो अब जरा इसके डायमेंशंस को मजीद सॉल्व करते हैं और यहां पर डायमेंशन अगर आप देखें तो बेटा m की डायमेंशन हमारे पास क्या बनेगी, m की डायमेंशन तो 1 ही बनेगी क्योंकि और कोई मौजूद ही नहीं है। अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो ऊपर हमारे पास +1 है, लेकिन यहां पर भी 1 और यहां पर भी 1, तो ये ऊपर जाकर -2 हो जाएंगे। अब इस तरह हम अगर टाइम की बात करते हैं तो ऊपर -2 है, नीचे -1 है, लेकिन ये ऊपर जाकर +1 हो जाएगा, ठीक है जी, ये चीज आ गई हमारे पास। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ml-1 और t-1, तो ये हमारे पास किस चीज की डायमेंशन बन जाएगी, ये हमारे पास ईटा की डायमेंशन बन जाएंगी। तो देखा आपने कि हम किसी भी अननोन क्वांटिटी जो कि हमें नहीं पता होती तो हम उसकी भी डायमेंशंस को आसानी के साथ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो दूसरी इसकी सिग्निफिकेंस है वो क्या है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। इक्वेशन की जो करेक्टनेस है वो भी हम डायमेंशंस के जरिए से चेक कर सकते हैं। अब जिस तरह देखिए यहां पर मैं आपके सामने 2 इक्वेशन लिखता हूं, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आप सब ने पढ़ा हुआ होगा, तो वो किसके बराबर है, Fc दैट इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय r, ठीक है। अब यहां पर अगर इसी फार्मूले को थोड़ा सा हम जरा लिखें कि mv² डिवाइडेड बाय r² अगर कर दें, ठीक है, तो अब ये देखिए ये 2 फार्मूले, आपको पता है कि ये वाला फार्मूला ठीक है, ये वाला जो फार्मूला है ये गलत है। अब हम इसकी करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं कि वाकई में ये ठीक है, तो डायमेंशन एनालिसिस के जरिए से हम इसको चेक कर सकते हैं। अब कैसे, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड, इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड, तो वो किसके बराबर है, वो देखिए फोर्स के बराबर है। अब फोर्स की डायमेंशन क्या है वो हमें पता है कि mlt-2, ये इसकी डायमेंशन है। तो अगर दोनों साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड पर अगर डायमेंशंस इक्वल आ जाती हैं तो ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन करेक्ट है। लेकिन अगर डायमेंशंस इक्वल ना आए तो फिर इसका मतलब ये इक्वेशन करेक्ट नहीं होगी, ठीक है जी। अब हम इसके राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो आप जरा देखिएगा बेटा कि राइट हैंड साइड पे जो हम सॉल्व करते हैं तो वहां पर हमारे पास क्या है, mv² डिवाइडेड बाय r, ठीक है। अब डायमेंशंस पुट करते हैं तो m किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मास को, m आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहां पर वेलोसिटी है तो वो क्या आ जाएगा, lt-1, लेकिन होल के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहां पर r क्या है, ये भी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं चूंकि रेडियस है ना, ठीक है बेटा। अब हम यहां पर देखते हैं कि इनको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, तो m, ठीक है जी। अब लेंथ के ऊपर बात करें तो इसके ऊपर ये स्क्वायर आ जाएगा और नीचे से ऊपर जाएगा ये वाला, तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम t की बात करते हैं तो वो किसके बराबर आएगा, -1 2, तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा ml, अब इसके ऊपर पावर 1 रह जाएगी तो लिखने की जरूरत नहीं है, और यहां पर क्या रह जाएगा, t-2, ठीक है। तो अब आप देखें कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन, दोनों की डायमेंशन हमारे पास इक्वल आ गई। सो दिस इक्वेशन इज करेक्ट, ये इक्वेशन क्या है, ये हमारे पास करेक्ट है। आइए अब दूसरी इक्वेशन पे जरा बात करते हैं। तो अगर हम इसके लेफ्ट हैंड साइड की जरा बात करें कि इसके लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास क्या चीज आ रही है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं बेटा फोर्स, तो फोर्स की तो वही हमारे पास डायमेंशन आनी चाहिए, mlt-2, ये डायमेंशन जो है वो आनी चाहिए। लेकिन अब अगर हम इसके राइट हैंड साइड पर गौर करें तो क्या राइट हैंड साइड पर भी यही डायमेंशन बनेगी, इसको जरा चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो आप जरा देखें कि यहां पर क्या है, यहां पर है mv² डिवाइडेड बाय r²। अब इसकी डायमेंशन को पुट करके देख लेते हैं। तो मैथ्स के लिए हमारे पास m आ जाएगा,
और इसी तरह वेलोसिटी के लिए बात करेंगे तो एल टी माइनस 1, लेकिन इसका स्केयर आ जाएगा, और नीचे चूंकि हमने आर स्केयर लिखा है तो फिर यहां पर क्या आ जाएगा, एल, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्केयर। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो आप देखें एम एल, अब इसके ऊपर स्केयर आ जाएगा, लेकिन ये वाला जो ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, और टी हमारे पास -2 हो जाएगा। तो यहां पर आप देखें कि जो L है इसकी पावर तो 0 बन जाएगी, ठीक है, तो वो इलिमिनेट हो जाएगा। जब वो इलिमिनेट हो जाएगा तो यहां पर हमारे पास क्या बनेगा, mt-2। तो क्या हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी डायमेंशन और राइट हैंड की डायमेंशन क्या इक्वल हुई, तो दोनों इक्वल नहीं हुई। सो इसका मतलब यह है कि ये वाली इक्वेशन रॉन्ग है, ठीक है। तो डायमेंशंस के जरिए से हम किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं, लेकिन यहां पर एक बात याद रखिएगा कि कोई भी इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका हरगिज मतलब यह नहीं है कि वो इक्वेशन फिजिकली भी करेक्ट है। लेकिन हां, एक बात आपने याद रखनी है कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो फिर वो फिजिकली भी इनकरेक्ट ही होगी। ये बात दोबारा सुन लें कि डायमेंशनली कोई इक्वेशन अगर करेक्ट आ रही है, ठीक है, तो जरूरी है कि वो इक्वेशन फिजिकली भी करेक्ट हो। रीजन ये है कि डायमेंशन हमें उसके अंदर यूज होने वाले कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं बताता, ठीक है। और इसी तरह अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग हो जाए तो फिर वो फिजिकली किसी भी सूरत में ठीक नहीं हो सकती, ठीक है जी, ये बात आपने याद रखनी है।